जहां रोहन इस न्यूज को सुनकर हैरान था, तो वहीं बिग बुल के गलियारों तक भी ये खबर बस पहुंचने ही वाली थी। पठान के नाइट क्लब में मयंक जिस लंबे बालों वाले शख्स से मिला था, उसकी गाड़ी सुबह के करीब 11 बजे सिंगापुर के सबसे महंगे बंगले के बाहर आकर रुकी। इस बंगले में वो लंबे बालों वाला शख्स तेज कदमों के साथ गार्डन एरिया में बैठकर चाय पी रहे एक दूसरे शख्स के पास आया। फिर हांफते हुए टेंशन में बोला, मास्टर चिरायू, पठान की बॉडी मिल गई। व्हाइट सूट पहने चिरायू नाम के इस शख्स ने पठान की न्यूज सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो शांति से चाय पीता रहा और कुछ सोचता रहा। जब उसकी चाय पूरी खत्म हो गई, फिर उसने कहा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, एक रोहन नाम का बॉडीगार्ड है जो इस समय आहूजा की बेटी रिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। लंबे बाल वाला शख्स बोला। आहूजा और रिया, ये दो नाम सुनते ही चिरायू के कान खड़े हो गए। तभी लंबे बालों वाला शख्स बोला, मास्टर चिरायू, एक बात और बतानी है। हाँ बोलो, चिरायू ने कहा। रिया का एक सौतेला भाई भी है। वो रिया को मरवाना चाहता है और उसमें हमारी मदद चाहता है। वो बोल रहा था कि ये रोहन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसमें अलग लेवल की पावर है। वो जब तक रिया के साथ खड़ा है, हम रिया को हाथ भी नहीं लगा सकते, इसलिए उसे हमारी हेल्प चाहिए। लंबे बालों वाले शख्स की बात सुनकर चिरायू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है अन्ना, मैं इस बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगा। जी मास्टर चिरायू, अन्ना नाम के लंबे बालों वाले शख्स ने जवाब दिया। इतना कहकर अन्ना वहां से जाने लगा। अच्छा सुनो, चिरायू ने उसे रोकते हुए कहा। जी मास्टर चिरायू, अन्ना ने पलटकर पूछा। इस बारे में दादाजी को पता नहीं चलना चाहिए, उन्होंने फिलहाल कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है। चिरायू ने कहा, जैसा आप कहें मास्टर चिरायू। इतना कहकर अन्ना वहां से जाने लगा। तभी चिरायू के पास सफेद लिबास पहना एक नौकर आया। मास्टर चिरायू, आपको अंदर बुलाया गया है। नौकर की बात सुनकर चिरायू ने हाँ में आहिस्ता से अपनी गर्दन हिलाई और वो बंगले के अंदर चला गया। इस बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था, जहां एक व्हाइट सोफे के अलावा और कोई दूसरा सामान नहीं था। अगर आपको आगे का बस चारों एपिसोड ओर थी तो खाली सफेद दीवारें। चिरायू उस सफेद सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। तभी 70 साल का एक बूढ़ा शख्स उस हॉल में आया। सर पर सफेद बाल, बदन पर सिंपल सा सफेद कुर्ता पजामा और चेहरे पर शांत भाव लिए इस शख्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया की मोह माया को छोड़कर संन्यास ले चुका कोई महात्मा हो। उस बूढ़े शख्स को देखकर चिरायू सोफे से खड़ा हो गया और सर झुकाकर बोला, दादाजी सुप्रभात। जवाब में उस बूढ़े शख्स ने अपनी पलकें झपका दी। तभी सफेद लिबास में एक नौकर वहां आया और उसने सोफे के सामने जमीन पर एक आसन बिछा दिया और वो फिर चला गया। वो बूढ़ा शख्स इस आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। आपका शुद्धिकरण कैसा चल रहा है दादाजी? चिरायू ने पूछा। अति उत्तम, उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया। तभी चिरायू ने अपनी जेब से तुलसी के 2 पत्ते निकाले और उस बूढ़े शख्स के हाथ में थमा दिए। इन पत्तों को उस बूढ़े शख्स ने अपनी दोनों आंखों की पलकों पर श्रद्धापूर्ण लगाया और फिर उसे मुंह में डालकर चबाने लगा। हमारा काम कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बूढ़े शख्स ने पूछा। इस पर चिरायू बोला, सब बढ़िया चल रहा है दादाजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सब संभाल रखा है। ये सुनते ही वो बूढ़ा शख्स अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लगा, जिसके बाद चिरायू उनके चरण स्पर्श करके वहां से चला गया। दरअसल ये बूढ़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि सिंगापुर का सबसे पावरफुल आदमी बिग बुल था। इन दिनों बिग बुल अपने शुद्धिकरण फेज में था। वो साल में एक बार, कुछ दिनों या कभी कभी महीनों के लिए अपने दिमाग का शुद्धिकरण करता है। इसके चलते वो कुछ समय के लिए अपने सभी काले धंधों से दूर हो जाता है।
और इस दौरान उसका पोता चिरायु उसका सारा बिजनेस और काला धंधा संभालता है। यही वजह थी कि उसने अपने दादाजी यानी बिग बुल को पठान, रिया और रोहन वाली बात नहीं बताई थी। बिग बुल के शुद्धिकरण फेज के चलते रोहन और रिया भले ही अभी तक उसके आतंक से सेफ थे, लेकिन उसका पोता चिरायु वो कब तक शांत बैठेगा कुछ नहीं कह सकते। चिरायु का भी माफिया वर्ल्ड में बड़ा नाम है। उसे यहाँ छोटा बाज नाम से भी जाना जाता है। उसकी इंटेलिजेंस और फाइटिंग स्किल्स के आगे हर कोई घुटने टेक देता है। उधर इन सब बातों से अनजान रोहन और रिया आहूजा कॉरपोरेशन के लिए निकल पड़े। तभी उन्हें मयंक आता दिखा, जो रात भर बंगले से गायब था। रोहन और रिया को देखते ही मयंक के कदम रुक गए। वो रोहन के पास आया और उसे शातिर निगाहों से देखकर बोला, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी तुमने? पठान की बॉडी मिल गई। अब जल्द उसका कातिल भी मिल जाएगा। इस पर रोहन मयंक के पास आया और उसे घूरते हुए बोला, जरूर। वैसे तुम इन दिनों पठान के मैटर में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रहे? कहीं उसकी गैंग ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? इस पर मयंक चुप रहा और रोहन को शक भरी निगाहों से देखने लगा। पता नहीं, अगर मुझे कोई दिलचस्प ऑफर मिले तो मैं इस बारे में सोच भी सकता हूं, मयंक बोला। फिर वो भी रोहन को घूरने लगा। इसके मुंह क्यों लग रहे हो रोहन? हमें और भी जरूरी काम है। जल्दी चलो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रिया बीच में बोली और रोहन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। जल्द रोहन रिया को लेकर आहूजा कॉरपोरेशन आ गया। हितेश भी उसके साथ ही था, लेकिन चेतन नहीं आया था। दरअसल मयंक को लास्ट टाइम पठान की गैंग के साथ देखने के बाद रोहन चाहता था कि चेतन उस पर नजर रखे, इसलिए चेतन इसी काम में लगा हुआ था। आज आहूजा कॉरपोरेशन में रिया बड़े जोश में थी। उसने कंपनी के सभी खास लोगों को बुलाकर आहूजा कॉरपोरेशन को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की अपनी नई स्ट्रैटेजी बताई। उसके प्लान में दम तो था। तभी मीटिंग में मौजूद सभी लोग रिया की किसी बात का विरोध नहीं कर पाए। उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि इतनी कम उम्र में भी रिया बिजनेस ग्रो करने के इतने शानदार आइडियाज दे रही थी। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हुई और रिया कंपनी मैनेजर पंकज के साथ अपनी नई स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने की प्लानिंग करने लगी। उधर रोहन रिया के कैबिन के बाहर बैठा था। आज उसकी अल्फा लाइफ नाइट क्लब में नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वो आहूजा कॉरपोरेशन में ही रुका था। रोहन पठान और मयंक के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हेलो पार्टनर, कैसे हो? सामने से आवाज आई। ध्रुव? रोहन हैरान होकर बोला। उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उसे कॉल करेगा। सही पहचाना पार्टनर, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ध्रुव। इतना बोलकर ध्रुव हंसने लगा, जिस पर रोहन बोला, हाँ बोलो ध्रुव, क्या हुआ? मुझे कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है? हाँ पार्टनर, सब चकाचक। ध्रुव इतरा कर बोला। ठीक है तो फिर मैं रखता हूं। रोहन ने झट से पीछा छुड़ाना चाहा। अरे रुको रुको, मुझे तुमसे एक काम था। ध्रुव ने जल्दबाजी में कहा। काम? कैसा काम? रोहन ने पूछा। वो आज मेरी एक खास फ्रेंड का बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में लेकर चलो। यह सुनकर रोहन ने अपना माथा पकड़ लिया और बोला, देखो ध्रुव, मैं अभी बहुत बिजी हूं, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। इतना कहकर रोहन ने फोन रख दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर से रोहन का फोन बजा। इस पर रोहन को चिढ़ मचने लगी और वो ऊंची आवाज में फोन उठाकर बोला, तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती? आवाज नीची करके बात करो। सामने से एक महिला की आवाज आई। कौन? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर कॉल पर मौजूद महिला बोली, किंजल कपूर। यह सुनते ही रोहन हक्का बक्का रह गया। किंजल मैन आप? हाँ बोलिए। रोहन ने वॉइस सॉफ्ट करते हुए कहा। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और ध्रुव को उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है, तो तुम फटाफट यहाँ आ जाओ और ध्रुव को बर्थडे पार्टी में ले जाओ।
किंजल की ये बात रोहन मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे डायरेक्ट मुंह पर मना भी नहीं कर सकता था। ऐसे में वो बहाना बनाते हुए बोला, लेकिन मिस किंजल, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं और फिर क्लब में आज मेरी डे नहीं, नाइट शिफ्ट है। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं क्लब प्रेसिडेंट मिस्टर मेहरा से बात करके तुम्हारी नाइट शिफ्ट कैंसिल करवा दूंगी। तुम बस ध्रुव को आकर ले जाओ। किंजल की इस बात पर रोहन फंस चुका था। अब उसके पास ध्रुव को ले जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ओके मिस किंजल, मैं आता हूं, रोहन ने बिना इच्छा के कहा और फोन रख दिया। फिर रोहन रिया के कैबिन में गया, जहां वो अभी भी पंकज के साथ काम में बिजी थी। सुनो रिया, रोहन कैबिन के गेट के बाहर खड़ा होकर बोला। हाँ रोहन बोलो। रिया अपना सारा काम छोड़कर एक मीठी मुस्कान के साथ बोली, वो मुझे कुछ काम आ गया है, तू जाना होगा। रोहन की ये बात सुनकर रिया उदास हो गई। फिर से काम? क्या रोहन, तुम यहां रहते हो तो भी हम साथ टाइम नहीं बिता पाते। तुम अपने काम में बिजी रहते हो और मैं अपने। फिर रात होते ही तुम चले जाओगे अपने क्लब, अपनी नाइट शिफ्ट करने। इतना कहकर रिया रोहन को नाराजगी भरी नजरों से देखने लगी। इस पर रोहन बोला, डोंट वरी, आज नाइट शिफ्ट नहीं है और होपफुली इस काम को भी मैं जल्दी निपटा कर आ जाऊंगा। यह सुनते ही रिया का चेहरा फिर से खिल उठा। ओह, अगर ऐसा है तो ठीक है। बाय द वे, जल्दी आ जाना, आज हम डिनर बाहर ही करेंगे। इतना कहकर रिया काम में बिजी हो गई। कुछ देर बाद रोहन गाड़ी लेकर किंजल कपूर के घर के बाहर आ गया। यहां उसने जैसे ही डोरबेल बजाई, उसे ध्रुव मस्त तैयार होकर सामने खड़ा मिला। कैसे हो पार्टनर? ध्रुव ने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। ठीक हूँ। अगर आपको आगे के एपिसोड दिखावटी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। सीक्रेट तभी मिलेगा अंदर सर्च से करके, किंजल जिसमें हाथ में 8000 बैग टांग कर मेंबर्स आई। उसमें ज्वाइन हो जाइए। वो भी उसमें आपको तैयार आगे थी का एपिसोड मिल और जाएगा। जल्दबाजी में लग रही थी। ओह, तुम आ गए। किंजल ने एक नजर रोहन को देखते हुए कहा, जिस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें हेलो कहा। तभी किंजल बोली, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें एक एड्रेस मैसेज किया है। यहाँ ध्रुव की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। ध्रुव का अच्छे से ध्यान रखना और सूरज ढलने से पहले उसे वापस ले आना। इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। इधर किंजल घर से बाहर निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गई। उसने अपनी कार स्टार्ट की और जाते जाते अपना सर खिड़की में से बाहर निकालकर रोहन की ओर देखकर बोली, और हाँ, हमेशा की तरह आज कुछ गड़बड़ मत करना। इस पर रोहन ने नर्वस होकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किंजल के जाते ही रोहन भी ध्रुव को अपनी गाड़ी में बिठाकर चल पड़ा। रास्ते में ध्रुव मुस्कुराते हुए एकटक रोहन को देखे जा रहा था। पहले तो रोहन ने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उसे बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा और उससे रहा नहीं गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? रोहन ने पूछा। तुम्हारे थैंक यू बोलने का वेट कर रहा हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। थैंक यू? लेकिन किस बात के लिए? रोहन ने कंफ्यूज होकर पूछा। तुमने देखा नहीं, मेरी मौसी आज तुम पर गुस्से से बरसी नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। फिर उस दिन होश में आने के बाद मिस किंजल ने कुछ कहा मेरे बारे में? बेहोश होने से पहले तो बड़ी गुस्से में थी वो। हाँ, बहुत गुस्से में थी। तुम्हें जॉब से निकलवाने वाली थी, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। ध्रुव सीना चौड़ा करके बोला। ऐसा क्या कहा तुमने उनसे? रोहन ने पूछा। अब ध्रुव कुछ कहता, तभी रोहन का फोन बजा। हेलो, रोहन बोला। तभी सामने से आवाज आई। कैसे हो पठान के कातिल? क्या जानना चाहते हो जाकिर को किसने मारा? कौन है ये शख्स और कैसे जानता है रोहन के बारे में इतना कुछ? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।